बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 8 जीवन की उत्पत्ति अथवा ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत पार्ट 4 लेकर के आए हैं। अगर आप लोग इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। अगर इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए एकदम फ्री हैं और टोटल टॉपिक अपलोडेड हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। तो आज के पार्ट में स्टैनले मिलर का प्रयोग समझाएंगे। ये चित्र मैंने बनाया हुआ है। इसके पहले आपको बताते हैं स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या था और स्टैनले मिलर कौन थे। तो आपको बता दें, अमेरिका में एक शिकागो विश्वविद्यालय है। अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय है। वहां एक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? स्टैनले मिलर। ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने गुरु के साथ मिलकर, गुरु कौन थे इनके? हेराल्ड यूरे। तो स्टैनले मिलर ने अपने गुरु हेराल्ड यूरे के साथ मिलकर के सन 1952 में एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये प्रयोग किया था। अच्छा, ये प्रयोग किया क्यों? क्योंकि A.I. ओपेरिन ने बताया था कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक पदार्थों से हुई है। इसीलिए स्टैनले मिलर के मन में ये प्रश्न था कि अगर रासायनिक पदार्थों से हुई है तो इसको प्रयोगशाला में करके देखा जाए। अगर इसको हम करके देखेंगे हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ओपेरिन का सिद्धांत सही है। इसीलिए स्टैनले मिलर ने अपने गुरु की देखरेख में, गुरु कौन थे? हेराल्ड यूरे की देखरेख में सन 1952 में एक प्रयोग किया। और प्रयोग क्या था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, अथवा इसको हम कह सकते हैं कि आद्य युग में पृथ्वी पर जीवन कैसे बना था। इस प्रयोग की जांच के लिए, यानी इसकी जांच के लिए कि कैसे बना, इसकी जांच के लिए स्टैनले मिलर ने प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया था। अब इन्होंने इस प्रयोग में इस तरीके का कुछ उपकरण यूज किया था। पूरा देख लीजिए। स्टैनले मिलर ने अपनी प्रयोगशाला में इस तरीके का उपकरण यूज किया था। इस उपकरण के नाम हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं। ये और ये दो इलेक्ट्रोड लगाए गए थे ताकि विद्युत उत्पन्न की जा सके। जैसे आद्य पृथ्वी पर बिजली चमक रही थी, बिल्कुल उसी तरह से बिजली यहाँ पर चमकाई जा सके, इसीलिए इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। इसके बाद यहाँ देखिए, ये कंडेंसर लगा हुआ है। ये क्या है? कंडेंसर लगा हुआ है। और यहाँ पर ये एक ट्रैप लगाया गया है, ट्रैप। और यहाँ पर देखिए, ये नीचे आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये स्प्रिट लैंप है ताकि पानी को खौलाया जा सके। यहाँ पर पानी भरा गया है, इसको खौलाया जा सके, तो यहाँ पर स्प्रिट लैंप लगाई गई है। ये क्या है? तो गर्म वाटर है, या बॉइलिंग वाटर आप कह सकते हैं, जो गर्म हो रहा है, पानी या जल आप लिख सकते हो। और यहाँ पर ये जो लगाया गया टंगस्टन का बना था। यहाँ पर वैक्यूम है। वैक्यूम इसलिए लगाया गया था क्योंकि आद्य पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए वैक्यूम सेट किया गया है। क्यों? ताकि इसमें से सारी ऑक्सीजन पहले निकाली जा सके। तो इसी के माध्यम से सारी ऑक्सीजन इसमें से बिल्कुल निकाल दी गई थी, कोई भी इसमें ऑक्सीजन नहीं बची थी। तो ये वैक्यूम हो जाएगा। और ये जो आप फ्लास्क देख रहे हैं, इस फ्लास्क में स्टैनले मिलर ने मेथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण भर दिया था। मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों का इसमें मिश्रण भर दिया था। अब देखिए,
मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ में इसमें जल भी था, तो आप H2O भी लिख सकते हैं। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल, इन सब चीजों को इस फ्लास्क में इन्होंने भर दिया था और इसके बाद स्प्रिट लैंप जला दिया और लगातार पानी उबलता रहा। लगातार पानी उबाला, ऐसे कह लीजिए। और जब पानी उबलने लगा तो इसमें भाप बनने लगी। जब पानी उबाला तो इसमें भाप का निर्माण हुआ और ये भाप यहां से इधर इस तरह से चल करके इधर से आती और यहां पर ठंडी होती थी, फिर यहां से निकलती थी। तो इस तरह से लगातार ये चलता रहा, यानी कि भाप जो उपकरण कक्ष में से होकर कंडेंसर से होती द्रवित होती रहती थी। तो यही पूरी प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक चलती रही। यानी कि इन सभी गैसों का मिश्रण इस नली में या इस कांच की नली में कक्ष में पूरा चक्कर इस तरह से लगाता रहा और इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत धारा भी प्रवाहित की जा रही थी, क्योंकि वहां पर बिजली भी चमक रही थी, तो वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी। लगभग 1 सप्ताह जब हो गया, जब 1 सप्ताह हो गया तो 1 सप्ताह के बाद में मिलर को यहां पर जहां पर ट्रैप लगा था, यहां पर कुछ लाल रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ। लाल रंग का पदार्थ इनको प्राप्त हुआ था, जिसमें क्या था, एलेनिन, ग्लाइसिन और गिल्सरीन, ये कुछ पदार्थ मिले थे। यानी अन्य, इसके अलावा एलेनिन, ग्लाइसिन, गिल्सरीन, इसके अलावा अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ बने थे। जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ था। बाद में जब इन्होंने प्रयोग किया तो बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि आज से लगभग 3 से 4 खरब वर्ष पहले जो आदि पृथ्वी यानी जब पृथ्वी बनी थी, तो आदि पृथ्वी वाष्प, बादलों, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि गैसों से बने वायुमंडल से घिरी थी। यानी वायुमंडल में जो आदि पृथ्वी थी, उस वायुमंडल में वाष्प, बादल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि गैसों से बना पूरा वायुमंडल था आदि पृथ्वी पर। और बादलों में विद्युत प्रवाह भी हो रहा था, बिजली भी चमक रही थी और विद्युत प्रवाह के कारण जो एमिनो अम्ल व अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ थे। अमीनो अम्ल व अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ भी बने। चूंकि बादलों में विद्युत प्रवाह हो रहा था, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, इसलिए अमीनो अम्ल और अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ बने थे। इस प्रकार से बने कार्बनिक पदार्थ समुद्र में इकट्ठा होते गए, क्योंकि उनका यूज करने, उनको विघटित करने का और कोई साधन उतने समय नहीं था, इसलिए वो सभी समुद्र में इकट्ठा होते गए। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं पदार्थों से बाद में जीव का निर्माण हुआ या जीव बने। इस तरह से स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा ओपेरिन सिद्धांत को सिद्ध किया कि रासायनिक पदार्थों से जीवों का निर्माण हुआ है। तो चलिए अब इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे स्टैनले मिलर का प्रयोग। स्टैनले मिलर नामक शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने अपने गुरु हेराल्ड यूरे के साथ मिलकर सन 1952 में प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि पृथ्वी पर जीवों का विकास रासायनिक पदार्थ से हुआ है। इन्होंने आज से लगभग 3 से 4 खरब वर्ष पहले आदि युग में पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर, मतलब जैसी पहले परिस्थितियां थी 3 से 4 खरब वर्ष पहले, वैसी ही परिस्थितियां अपने प्रयोगशाला में उत्पन्न कर जीवन के उद्भव की प्रयोगशाला में जांच की। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिलर ने एक कांच के उपकरण की नली एवं कक्ष में मीथेन, अमोनिया
तथा हाइड्रोजन का मिश्रण 2:1:2 के अनुपात में भर दिया था। यानी मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात क्या था? 2:1:2 का अनुपात था और इस तरह से उन्होंने भर दिया था। और फ्लास्क में निरंतर पानी उबलता रहा। उन्होंने फ्लास्क में निरंतर पानी उबाला। इसमें बनी वाष्प उपकरण कक्ष में से होकर कंडेंसर में पहुंचती है। वाष्प कंडेंसर द्वारा द्रवित होती रहती है। इस प्रकार गैसों का मिश्रण नली तथा कक्ष में चक्कर लगाता रहता है। कक्ष की दीवार में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। 1 सप्ताह बाद मिलर को फ्लास्क के अंदर एक लाल रंग का पदार्थ दिखाई दिया है। जांच करने पर पता चला कि उसमें एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन और कई अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ थे। इसके बाद में इस तरह से आप मिलर के प्रयोग वाला उनका यंत्र बना देंगे और फिर लिखेंगे। वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आज से 3 से 4 खरब वर्ष पहले आदि युग में पृथ्वी वाष्प, बादलों, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों से बने वायुमंडल से घिरी हुई थी। बादलों में विद्युत प्रवाह के कारण अमीनो अम्लों व अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बने जटिल कार्बनिक पदार्थ समुद्र में एकत्रित होते गए, इकट्ठा होते गए, क्योंकि उस समय तक इसको क्षय करने वाले जीवों, बैक्टीरिया आदि का उद्विकास नहीं हो पाया था कि इसको क्षय कर देते। साथ ही उस समय मुक्त O2 भी उपलब्ध नहीं थी, ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं थी, जिससे उनका ऑक्सीकरण भी नहीं हुआ था। इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को स्टैनले मिलर का प्रयोग समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।